नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज के बारे में। बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज दी गई हैं वैसे तो, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक द्वारा दी गई सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जिसको कि मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। साथ के साथ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दी गई हैं, जो कि मेनली 3 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिसमें, और इसके अलावा सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है जिसमें कि 9 इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जिसको हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने बिहेवियरिज्म भी समझा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बिहेवियरिज्म में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी पढ़ी थी। हालांकि वो बिहेवियर से संबंधित है कि व्यवहार मनुष्य में कैसे विकसित होता है, लेकिन वो लर्निंग का भी एक माध्यम होता है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि लर्निंग इज व्हाट चेंज इन बिहेवियर, मैंने ये आपको समझाया था कि व्यवहार में परिवर्तन ही एक तरीके से लर्निंग होती है। तो जो बिहेवियरिज्म की दो महत्वपूर्ण थ्योरीज है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसको लर्निंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर वो लर्निंग थ्योरीज के रूप में अगर आप उसको कहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वो बिहेवियरिज्म की दो व्यवहार को सीखने की भी बहुत दो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, साथ के साथ वो लर्निंग की भी थ्योरीज हैं। खैर, इस वीडियो में हम डिटेल में जो कवर करेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरीज को कवर करेंगे, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन ये इतनी ही नहीं है, इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बच जाएगी, जो कि इनसाइट थ्योरी होगी लर्निंग से रिलेटेड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसको कवर करेंगे, और इसके साथ जो हमारा लर्निंग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम थॉर्नडाइक की थ्योरीज पढ़ेंगे, और थॉर्नडाइक की थ्योरी में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आज आपको कराने जा रहा हूं वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि जो ये थॉर्नडाइक है, थोड़ा सा इनके बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक एक अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, और ये बिहेवियरिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें भी काफी हद तक जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रायल एंड एरर में कनेक्शनिज्म जब बनता है, कनेक्शनिज्म क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा। तो कनेक्शनिज्म जब बनता है तो एक तरीके से वो व्यवहार में परिवर्तन ही होता है। तो काफी हद तक जो इनकी थ्योरीज हैं वो बिहेवियरिज्म से संबंधित है, तो ये बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो वहां पे पियाजे का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं सोशल लर्निंग की तो वहां पे वाइगोत्स्की का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि सबने कुछ काम किया, और उसमें से कुछ एक ऐसे हैं जो कि उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो उसमें थॉर्नडाइक को माना जाता है सबसे बड़ा, और उनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट दिया था, थ्योरी ऐसे ट्रायल एंड एरर जो हम पढ़ रहे हैं वो उन्होंने दिया था। उन्होंने कनेक्शनिज्म की बात की थी। बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट थे जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे, और इनके ही आधार पे और भी कई थ्योरीज बनाई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पेशली ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, तो इसका 1989 में पब्लिश किया गया था, सॉरी 1898 में पब्लिश किया गया था। एक बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस किताब में सबसे पहले बात की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी की। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया गया था वो था कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म कनेक्शनिज्म जिसके ऊपर ये पूरी थ्योरी बेस्ड है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। खैर डिटेल में हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करूंगा मैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ, जो कि दिया गया था थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने बिल्ली पर किया था, कैट पर। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि एक खास तरीके के बॉक्स में
एक खास तरीके के बॉक्स में बिल्ली को रखा गया था, और ये खास क्यों था? क्योंकि इसमें जो बिल्ली को रखा गया था उसमें इस बॉक्स में एक लीवर सिस्टम बनाया गया था। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, ये कुछ गेट टाइप में, और यहाँ पर कुछ ऐसे लीवर टाइप्स का बना दिया गया था। नीचे इसका एक लीवर प्रेस करने के लिए बना दिया गया था, जिससे कि बिल्ली उसको प्रेस करेगा और लीवर हटेगा और गेट खुल जाएगा। ठीक है, बिल्ली को अंदर रखा गया था भूखा। अब क्योंकि ये बिल्ली भूखी थी तो इसको निकलना था बाहर पिंजरे से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बिल्ली थी। इस बिल्ली को बाहर इसके लिए खाने के लिए फूड रखा गया था। अंदर कैट थी इसके, ये भूखी थी। अब बिल्ली के लिए प्रॉब्लम क्या थी कि उसको अगर खाना खाना है तो इस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा, इस पजल बॉक्स से उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये बिल्ली बाहर कैसे निकलेगी? ये बिल्ली बाहर निकलेगी जब वो लीवर को दबाएगी। अब बिल्ली को किसी ने बताया तो है नहीं कि आप लीवर को दबा दो और गेट खुल जाएगा, क्योंकि बिल्ली एक तो हमारी भाषा वैसे भी नहीं समझती है। तो जानवरों में हमें ये खासकर देखने को मिलती है सारी चीजें। इसलिए आप देखेंगे जो इनकी बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस, उसमें इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे बिल्ली ने एक खास तरीके का व्यवहार विकसित किया। अब बिल्ली को जब भूखा रखा गया तो भूखा इंसान कुछ ना कुछ तो करता है भाई। अब भूखा है, बिल्ली भूखी है, तो पूरा प्रयास करेगी कि कैसे भी करके वो इससे बाहर निकले। तो इसी प्रयास में वो क्या करेगी, कभी इधर उधर कूदेगी, भागेगी, हाथ पैर मारेगी, और ऐसे में क्या होगा कि उसका एक पैर गलती से इस लीवर पे पड़ जाएगा, और लीवर पे पड़ते ही दरवाजा खुलेगा, बिल्ली बाहर आके खाना खा लेगी। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसमें कि बिल्ली ने लीवर को दबाया। लेकिन इस बार इसमें क्या था कि बिल्ली को काफी ज्यादा प्रयास करने पड़े। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया गया, सेम इसी तरीके से कि पहली बार बिल्ली ने खा लिया, ठीक है, बिल्ली को फिर से भूखा रखा गया, फिर से बॉक्स में डाला गया, बाहर खाना रखा गया। बिल्ली को वही सेम चीज करनी थी और आके खाना लेना था। अब बिल्ली के लिए क्या था कि बिल्ली धीरे धीरे समझने लगी थी कि मुझे लीवर को दबाने से ही गेट खुलेगा और खाना मिलेगा। ठीक है, तो जो उल जुलूल के जो उसके प्रयास थे, निरर्थक जो उसके प्रयास थे, वो धीरे धीरे कम होते गए। हर बार जब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया तो ये पाया गया कि बिल्ली धीरे धीरे एक सही व्यवहार विकसित करना सीख पा रही है, और वो था लीवर को जाकर दबा पाना। और हर बार जो टाइम लग रहा था इस एक्सपेरिमेंट को करने में, वो भी कम होता जा रहा था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिल्ली ने खास तरीके का व्यवहार सीख लिया कि उसको खाना कैसे लेना है। तो यही एक थ्योरी थी जिसको कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का नाम दिया गया, जिसमें ये कहा जाता है कि मनुष्य प्रयास करता रहता है और गलतियां करता रहता है। उन्हीं प्रयास में से कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो उसके सही निकल जाते हैं और फिर उसकी लर्निंग होती है। ठीक है, तो यहीं पर एक कंसेप्ट आ जाता है कनेक्शनिज्म का। कनेक्शनिज्म का मतलब यह है कि कनेक्शन बिटवीन करेक्ट रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। आपने पाया कि यहां पर बिल्ली बहुत सारे प्रयास करती है इस लीवर को दबाने के लिए, लेकिन चूंकि बिल्ली को नहीं पता कि लीवर को कैसे दबाना है, और उसको ये भी नहीं पता कि लीवर दबाने से दरवाजा खुल ही जाएगा, वो बाद में धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो बिल्ली जो करेक्ट रिस्पॉन्स क्या है, लीवर को दबाना, उसके बीच में, और स्टिमुलस क्या था, खाना, उसके बीच में कनेक्शन बना पा रही है कि लीवर को दबाने का मतलब उसको खाना मिल जाएगा। तो बिल्ली ने यहाँ पे कनेक्शन बना लिया करेक्ट रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के बीच में, और इसी को कहा गया कनेक्शनिज्म, जिसका जो कि मेन फाउंडेशन है ट्रायल एंड एरर थ्योरी का। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में यही कहा जाता है कि जब मनुष्य प्रयास करता रहता है तो बहुत सारे प्रयास को करते करते उसमें से एक प्रयास उसका सही निकल जाता है, जिससे कि वो उस समस्या को हल कर पाता है या उस जो भी उसका कार्य वो कर पाता है। लेकिन मनुष्य जब इस प्रयास को दोबारा करने की कोशिश करता है तो चूंकि वो उसको पहले कर चुका है, उसका एक कनेक्शन बन चुका है करेक्ट रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में, इसलिए दोबारा जब उस प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो दूसरी बार वो जो व्यक्ति है या वो जानवर है वो समझ जाता है कि उसका करेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा है, और फिर वो सीधे उसी रिस्पॉन्स को दोहराता है। तो ये एक थ्योरी थी कनेक्शनिज्म की, जिसके बेस पर ट्रायल एंड एरर थ्योरी को
रखा गया था। एक बार कनेक्शन बन गया तो समझिए कि लर्निंग कंप्लीट है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ट्रायल एंड थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो देखिए वैसे अब तो सारी चीज समझ गए होंगे। एक तरीके से बिहेवियरिज्म है यहाँ पर पे, क्योंकि यहाँ पे तरीके से बिल्ली ने खास तरीके का व्यवहार सीख लिया है और लर्निंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये थ्योरी इतनी सीधी भी नहीं है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। खासकर जो गेस्टोल्टिस्ट होते हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप देखेंगे कि गेस्टोल्टिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी दी गई थी वो थी इनसाइट थ्योरी, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। इनसाइट थ्योरी के द्वारा इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। इनसाइट थ्योरी बिल्कुल इसके अपोजिट थी। इसमें कहा गया था कि मनुष्य ट्रायल एंड एरर से क्यों सीखेगा। भाई जानवरों में तो समझ में आता है कि ट्रायल एंड एरर से वो सीखता है, लेकिन मनुष्य ऐसे क्यों सीखेगा। मनुष्य के पास तो दिमाग है, वो क्यों गलतियां करके सीखेगा। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य के पास दिमाग है, वो गलतियां करके क्यों सीखेगा। लेकिन मनुष्य का दिमाग एकदम से थोड़ी विकसित हो जाता है, धीरे धीरे विकसित होता है ना। जो छोटा बच्चा होता है वो तो ट्रायल एंड एरर से सीखता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो एक बार ट्रायल एंड एरर करना शुरू में सीखता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, उसके बाद वो ट्रायल एंड एरर उसके लिए काम की नहीं होती। फिर वो इनसाइट का इस्तेमाल करता है। इनसाइट कहती है कि भाई मनुष्य के पास दिमाग है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करें, ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल क्यों करें। और आप देखेंगे कि हाँ, छोटे क्लासेस के लिए तो समझ में भी आता है कि ट्रायल एंड एरर से बच्चा सीख रहा है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग है और मेरे हिसाब से बड़ी क्लासेस के लिए इतना यूजफुल भी नहीं है। तो ये बेसिक से क्रिटिसिज्म थे। आई होप आप समझ पाए होंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो आपको समझना है। इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। मूव ऑन करते हैं, कुछ और इनके इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। ये प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अब इन्होंने मेन 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग बताए हैं, जिसको कि हम डिटेल में कवर करेंगे। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस को हिंदी में कहते हैं तत्परता का नियम। इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि अगर कोई मनुष्य कुछ सीखने के लिए तैयार है ही नहीं तो आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितने भी एफर्ट कर लीजिए। इसको कुछ ऐसे समझिए कि अगर एक व्यक्ति को जब तक भूख लगी ही नहीं है तो खाना क्यों खाएगा। भाई अगर उसको खाना खाना है तो जरूरी है ना कि पहले भूख लगे। इन द सेम वे कि एक बच्चा सीखने को पहले तैयार हो तभी हम बच्चे को कोई चीज सिखा सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ रेडीनेस यही कहती है कि बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले बच्चे को उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, कि वो सीखने के लिए पहले तैयार हो। और सीखने के लिए कैसे तैयार करेंगे आप, कि आप उस टॉपिक को जब इंट्रोड्यूस कराएंगे क्लासरूम में तो थोड़ा सा बच्चे को उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, बच्चे के प्रीवियस ईयर नॉलेज को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज आप बच्चों को बता सकते हैं स्टार्टिंग में, क्यूरियोसिटी बच्चों में डेवलप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ताकि बच्चा सीखने को पहले तैयार हो जाए, तत्पर हो जाए। और एक बार बच्चा सीखने को तैयार हो जाएगा तो आपको सिखाना आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यही कहता है कि कोई बच्चा तब तक नहीं सीख सकता या कोई व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वो सीखने को तैयार ना हो। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब है, अभ्यास का नियम, कि भाई हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी लर्निंग बनी रहेगी, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी लर्निंग खत्म हो जाएगी। आपने देखा भी होगा ना, एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो ये जो दोहा है इसमें यही समझाया गया है कि अभ्यास करते करते ही जो मनुष्य है वो धीरे धीरे समझदार बनता है। ठीक है, और जैसे कि एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, जब कुएं से आपने देखा ना पानी खींचते हैं तो कैसे पत्थर पे बार बार जो रस्सी होती है वो घिसती है, तो उससे पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। कहने का अर्थ ये है इस कविता का, मतलब मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये कहते हैं कि भाई अभ्यास के द्वारा ही हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। अब इसमें भी 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक है लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज,
एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज ये कहता है कि अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी लर्निंग बनी रहेगी। लॉ ऑफ डिसयूज ये कहता है अगर हम अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो हमारी लर्निंग खत्म हो जाएगी। जैसे कि हम सबके साथ भी होता है ना, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हम प्रैक्टिस कितना करने वो इंपॉर्टेंट है। हम जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको यूज में रखेंगे, उसकी लर्निंग हमारी बनी रहेगी। जितना हम उसको छोड़ देंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो हमारी लर्निंग से बाहर हो जाएगी। फिर हम भूल जाएंगे चीजें, हमें लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आपके साथ भी होता होगा, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लास्ट जो लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं प्रभाव का नियम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति किसी चीज को सीख रहा है तो सीखने के बाद जो उसको रिजल्ट मिलता है, मतलब कोई भी काम कर रहा है उससे जो रिजल्ट उसको प्राप्त हो रहा है, वो रिजल्ट उस पे व्यक्ति पर कैसा प्रभाव डाल रहा है, उसी से बच्चे की लर्निंग तय होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि बच्चे ने इसको ऐसे समझिए कि एक बच्चा है जो कि बहुत ही मेहनत से कुछ बनाता है और वो लेकर के आता है आपके पास और आप उसको देखकर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तो बहुत ही बेकार है, मतलब डीमोटिवेट कर दिया। तो ऐसे में बच्चा क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वो चीज करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उस बच्चे को रिवॉर्ड दिया उस काम के लिए तो बच्चा उस काम को दोबारा करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरे शब्दों में अगर मैं एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो उसको ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी में उसको क्या है कि सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय कुछ एक्स्ट्रा काम करता है कंपनी के लिए, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो कंपनी बदले में जनरली इंसेंटिव्स वगैरह देती है। तो अगर उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा काम करने के लिए कोई कंपनी कुछ दे रही है तो वो व्यक्ति कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता रहेगा कंपनी के लिए, उसकी लर्निंग बनी रहेगी। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ सैलरी दे उसको एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद भी, तो फिर वो व्यक्ति क्यों करेगा, वो छोड़ देगा। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट कैसा मिल रहा है किसी काम को करने के बाद, वो रिजल्ट उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है खास तरीके का, जिससे कि ये तय होता है कि आगे वो उसको सीखेगा या छोड़ देगा। सो दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। आई होप आप समझ पाए होंगे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, ये 3 महत्वपूर्ण लॉ है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग जो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग है जिसमें कि सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। आपके सामने कोई भी स्टिमुलस, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम में आप क्या करते हैं कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देते हैं, आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके बिहाफ पे आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेस देते हैं, उसमें से कौन सा रिस्पॉन्स ठीक होता है उसके आधार पर हमारी लर्निंग होती है। फिर सेम वही बिल्ली वाला एग्जाम्पल कि लीवर को खोलने के लिए बिल्ली ने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए थे, उसमें से किसी एक पर क्या हुआ कि बिल्ली का जो रिस्पॉन्स था वो करेक्ट हो गया और फिर बिल्ली सीख पाई। लेकिन बिल्ली ने क्या किया, मल्टीपल रिस्पॉन्स तो किया ना, तभी तो उसकी लर्निंग हो पाई, अदरवाइज नहीं हो पाती। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड का मतलब यह है कि किसी चीज को लेकर आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसी मनोवृत्ति रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे मैथ्स को लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, आपको क्या लगता है वो मैथ्स अच्छा सीख पाते होंगे? नहीं सीख पाते होंगे। इन द सेम वे अगर आप किसी चीज को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप खुद से सीखने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप कहीं फंस जाते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी आती है, तो आप थक के नहीं बैठेंगे कि यार छोड़ो, आप कोशिश करेंगे कि हाँ क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। इन द सेम वे कहने का मतलब ये कि मेंटल एटीट्यूड बहुत ही मैटर करता है। एक तरीके से आप यूं मान के चलिए कि अगर मैं किसी चीज को सीखना चाहता हूं तो मैं सीखने उस चीज को लेकर एक अच्छा विचार अपने दिमाग में रखूंगा, तभी तो सीख पाऊंगा ना। पहले से ही नेगेटिव थॉट रहेंगे तो मैं कैसे सीखूंगा।
सो दिस इज लॉ ऑफ मेंटल एटीट्यूड, कि अगर मैं किसी चीज को लेकर कैसा विचार रखता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि किसी चीज को अगर मैं सीख रहा हूं तो उसमें मेरे काम की चीज कितनी है, मेरे काम की चीज उसमें जितनी ज्यादा होगी उसमें मेरी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अगर मेरे काम की चीज कम होगी तो मेरी लर्निंग कम होगी। इन दिस फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज एक आपको जैसे वीडियो बना के लर्निंग थ्योरीज करा रहा हूं, तो इस वीडियो में आपके काम की चीज अगर ज्यादा है, रिलीवेंट चीजें ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लर्निंग थ्योरीज करा रहा हूं तो मैं लर्निंग थ्योरी से आपको तो पढ़ाऊंगा, तो आपको जितनी ज्यादा इसमें रिलीवेंट चीजें लगेंगी आपकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं इसमें आपको लर्निंग थ्योरीज बताने के अलावा दुनिया भर की कहानियां सुना दूं, कुछ लेक्चर दे दूं, मोटिवेशनल आपको स्पीच दे दूं, तो वो आपकी किस काम की है? किसी काम की नहीं है ना। पढ़ाने तो मैं लर्निंग थ्योरीज आया था, पढ़ा कुछ और रहा हूं। इन द सेम वे कि अगर जितनी ज्यादा रिलीवेंट चीजें होती हैं उतनी ज्यादा लर्निंग होती है, जितनी ज्यादा रिलीवेंट चीजें नहीं होती, इररिलीवेंट चीजें ज्यादा होती हैं, उतनी लर्निंग हमारी कम होती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें ये होता है कि एक सिचुएशन में अगर हमने कोई चीज सीखी है, उस सिचुएशन को हम दूसरी सिचुएशन में कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, तभी तो हमारी लर्निंग बेटर होगी ना। तो एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज दूसरी सिचुएशन के मुकाबले कितनी कॉमन है, कितनी सिमिलर है, जितनी ज्यादा सिमिलर होगी उतनी बेहतर हमारी लर्निंग दूसरी सिचुएशन में भी होगी, उतना ज्यादा हम अप्लाई कर पाएंगे पहली सिचुएशन में सीखी हुई चीजें। तो ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे को स्कूटर चलाना आता है, बाइक चलाना मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफर वाली बात हो रही है, कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तभी ज्यादा बेहतर होगी जितनी ज्यादा सिमिलरिटी हो पाएगी। अब जो ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी है ये मेनली बेस्ड है आइडेंटिकल एलिमेंट पे। इसी को दूसरे शब्दों में कह दिया जाता है आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट इसी को कह दिया जाता है कि भाई जितनी ज्यादा आइडेंटिकल चीजें होंगी एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन के बीच में, उतनी ही बेहतर मेरी लर्निंग हो पाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने स्कूटी और बाइक का कंपैरिजन किया। अब स्कूटी सीखने में और बाइक सीखने में बहुत सारी चीजें आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो जितनी एलिमेंट सिमिलर है, फॉर एग्जाम्पल हैंडल होता है स्कूटी में, वैसे ही बाइक में भी होता है। रेस देनी होती है दोनों में इन द सेम वे। हाँ, गियर का फर्क हो जाता है कि भाई गियर उसमें डालने होते हैं, ये सारी चीजें। ब्रेक दोनों में ही होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हैंडल जो हम बैलेंस करते हैं बाइक और स्कूटी को, लगभग सिमिलर सी चीजें होती हैं। तो आइडेंटिकल एलिमेंट का मतलब ये है कि एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन के बीच कितनी आइडेंटिकल चीजें हैं, कितनी सिमिलर चीजें हैं, उतनी मतलब जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लर्निंग होगी, जितनी कम होगी उतनी हमारी कम लर्निंग होगी। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि है लॉ ऑफ प्राइमेसी। इसको मैं मिटा देता हूं। लॉ ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, और दूसरा सॉरी ये 5th नंबर है ना, और 6th लॉ ऑफ रीसेंसी। दोनों एक साथ इसलिए लिखे हैं कि काफी हद तक ये सिमिलर से लगते हैं, लेकिन सिमिलर चीजें नहीं है, फर्क है दोनों में। लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब ये है कि शुरुआत में जो चीजें मैं सिखा रहा हूं वो आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे, बजाय कि जो चीजें मैंने लास्ट में आपको बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए वीडियो मेरी 1 घंटे की बन जाती है, तो 1 घंटे वीडियो को देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, 1 घंटे तक अटेंशन रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो शुरुआत के जो 5 मिनट होंगे ना इस वीडियो के,
उसमें आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और जो उस 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा वो आप ध्यान से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। सो दिस इज लॉ ऑफ प्राइमेसी कि शुरुआत में जो चीजें हम बताते हैं उसकी लर्निंग ज्यादा होती है बजाय कि जो चीजें हम लास्ट में बता रहे हैं। तो इसीलिए अक्सर ये होता है, कहा भी जाता है कि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हमें स्टार्टिंग में ही बतानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके लर्नर को, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो सीख सके। सो दिस इज लॉ ऑफ प्राइमेसी। वही लॉ ऑफ रिसेंसी क्या होता है? लॉ ऑफ रिसेंसी होता है कि जो चीजें हमने अभी रिसेंट में सीखी हैं वो लर्निंग हमारे दिमाग में बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप कुछ इसको ऐसे समझिए, अगर आपने कोई मूवी अभी देखी है तो मूवी आपको हमेशा अभी थोड़ी देर के लिए याद रहेगी। या अभी आपने मान के चलिए कि गिटार बजाना सीखा है, तो क्योंकि अभी अभी सीखा है तो वो आपको लर्निंग में रहेगी। लेकिन अगर आप छोड़ दें उसको तो कुछ समय बाद हो सकता है कि वो लर्निंग खत्म हो जाए। तो रिसेंसी का मतलब अभी रिसेंट में मैंने कोई चीज सीखी है ना, तो उसकी लर्निंग मेरे पास बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो जो लर्निंग है मेरी वो खत्म होती जाएगी। सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। लॉ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस कितना इंटेंस होता है ये आपकी लर्निंग को काफी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर जैसे हम एक्सपेरिमेंट में ही बात करें तो बिल्ली को भूख लगी थी और खाना उसके लिए एक बहुत ही इंटेंस स्टिमुलस था, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो भूख से मर सकती थी। इन द सेम वे आप और हम अपने जीवन में भी अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो जो हमारी नीड है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो इतना इंटेंस स्टिमुलस की तरह काम करें कि आप उसको सीखने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकें। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस यही कहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जॉब की, तो बहुत सारे लोगों के लिए जॉब एक तरीके से जीने और मरने का सवाल होती है। कई लोगों की कंडीशन इतनी खराब होती है कि भाई उनको अपनी फैमिली सपोर्ट करनी है। इस केस में एक नौकरी ही उनके पास एक जरिया होता है कि भाई वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के जमाने में देखेंगे ना, आजकल सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा तूफान सा ला दिया गया है कि भाई जॉब बेकार होती है, बिजनेस करना चाहिए, ये वो। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि देखिए, आप ना सभी लोगों की बात सुने, आपको जिसकी बात सुननी है सुने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी भी किसी की कही हुई बात को 100% अपने ऊपर अप्लाई मत करें। आप ये देखें कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो चीज कितनी ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है ना, उसकी सिचुएशन अलग होगी और आपकी सिचुएशन अलग होगी। तो अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो किसी की द्वारा दी गई एडवाइस ही आपके लिए उपयोगी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए जॉब बिल्कुल मैटर नहीं करती, बेकार मानते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में काफी आगे निकल चुके हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए जॉब बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए शुरुआत में कुछ पूंजी चाहिए जो कि नहीं होती लोगों के पास। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अगर जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर टीचिंग जॉब की। और ऐसे में आपको वो जॉब लेनी है तो जरूरत, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए जॉब इतनी ज्यादा इंटेंस स्टिमुलस की तरह वर्क करे कि आपको नींद ना आए रातों को, कि भाई मुझे तो बस कैसे भी करके जॉब लेनी है। अगर आपको नींद आ रही है, अच्छी नींद आ रही है, आपको बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो फिर कहाँ से आपके लिए जॉब एक इंटेंसिटी स्टिमुलस बनेगी। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस होना बहुत जरूरी है। वो किसी भी वे में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटल प्रेस्टीज हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल नीड हो सकती है आपकी। किसी भी रूप में जॉब आपके लिए इंटेंस स्टिमुलस बन सकती है। इन द केस ऑफ कैट हमने देखा कि फूड उसके लिए इंटेंस स्टिमुलस था, इसीलिए उसकी लर्निंग अच्छी हो पाई। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसको हम अब समझने की कोशिश करेंगे। इसको रहने देते हैं।
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम जब कुछ भी चीज सीखते हैं तो एकदम से सारी चीजें हम नहीं सीख पाते हैं। हमें कोई भी चीज सीखना है तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके सीखते हैं, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी बच्चे को किताब पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो किताब सिखाना पढ़ाने के लिए आप एक बार में तो बच्चों को नहीं सिखा सकते। उसके लिए पहले अक्षरों का ज्ञान बच्चों को सिखाया जाता है, अक्षरों के बाद साउंड्स के बाद फिर मात्राएं, मात्राओं के बाद उन अक्षर और मात्राओं को मिला करके जो शब्द बनते हैं, 2 अक्षर 3 अक्षर वाले शब्द, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा किताब को पढ़ना सीख पाता है। तो एकदम से तो नहीं सीख पाए ना, पार्शियल एक्टिविटी हो रही है। मतलब पार्शियल एक्टिविटी मतलब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें बच्चा सीख रहा है और उसके बाद जाकर के वो जो किताब पढ़ना है वो सीखेगा। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ये काफी हद तक कनेक्शनिज्म की तरह है कि कनेक्शंस जो है हम बना पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज को किसी खास स्टिमुलस से एसोसिएट कर पा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कोई चीज एक सिचुएशन में सीख रहा हूं और उसको मैं किसी खास स्टिमुलस से एसोसिएट कर पा रहा हूं तो वो कहलाती है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इन द केस ऑफ कैट, बिल्ली ने अपने लिवर को खोल पाने के, लिवर को दबा पाने के रिस्पॉन्स को किससे लिंक कर दिया था, किससे एसोसिएट कर दिया था? खाने से। कि अगर उसको खाना लेना है तो उसको लिवर जो है वो दबाना ही पड़ेगा। सो दिस वाज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसको दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि जब अक्सर जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो बच्चा क्या सोचता है कि कोई आया है। अब कोई आया है ये कैसे सीखा बच्चा? जब घंटी बजी दरवाजे की। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चा एसोसिएट कर पा रहा है। जो घंटी बजना एक खास तरीके का स्टिमुलस है और जब वो होता है, घंटी जब बजती है तो एक कनेक्शन क्योंकि बच्चा बना चुका है इसके बीच में कि भाई कोई ना कोई आया होगा, तो एक तरीके से एसोसिएट कर पा रहा है बच्चा। कहने का मतलब वही है। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, इतना ही आप पढ़ लीजिए। लगभग मान के चलिए मैंने आपको आज 9 तो मैंने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग करा दिए, इसके अलावा 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि 9 और 3 12, और एक जो थ्योरी थी और ट्रायल एंड थ्योरी, और इस प्रकार से लगभग 13 थ्योरीज जो थी वो हमने पढ़ी। काफी चीजें आपको लग रहा होगा रिपीटिशन सी लग रही होगी, लेकिन ये रिपीटिशन तो क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कनेक्शनिज्म, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सिमिलर सी चीजें लग रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में जिसमें कि हम इनसाइड थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।